फीमेल्स को, विमेन को, गर्ल्स को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है हमारे समाज में। इंडिया में आज ही पेट्रियार्कल डोमिनेटेड माइंडसेट सोसाइटी। गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू वन मोर एडिशन ऑफ सफलता टॉक्स। सभी को सफलता टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। टुडे वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी विद अस। हमारे साथ एक खास मेहमान है जिसका परिचय हम आपको थोड़े समय में करूँगा। शी इज़ none other than Sonal Goyal, IAS officer, 2008 pass out, All India rank 30. She currently works as resident commissioner at Tripura Bhavan. सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सफलता टॉक्स में। थैंक यू सो मच। आप इतने बिजी होने के बावजूद भी आपने समय निकाला हमारे यंग स्टूडेंट्स से बात करने के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर मी इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सोनल जी। सो आई मीन what we want to know before we deep dive into the intricacies of your work and your ambition and how you reached where you have reached so far, जो लोग आपसे सुनना चाहेंगे आपका जर्नी के बारे में, how did you start off school and education and things like that? एक्चुअली कई बार मैक्सिमम हम जो सुनते हैं कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो हैं कि उनको स्कूल लाइफ से कॉलेज में उनके मन में होता है कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, IAS IPS ऑफिसर बनना है। बट मेरे केस में ऐसा फ्रैंकली नहीं था। मैं बिलोंग करती हूँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो पापा ने अपना प्रैक्टिस दिल्ली में इस्टेब्लिश किया, तो उसकी वजह से हम दिल्ली में हमारा पूरा एजुकेशन हुआ है। तो मैं जब कॉलेज में थर्ड ईयर में थी, आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं उसके साथ साथ CS भी कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रही थी। तो मैंने थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा किसी एक मैगज़ीन में, और फ्रैंकली हमारी फैमिली में कभी किसी ने इस बारे में ना तो बात की, ना ही कभी सोचा। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जाना, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस सर्विस में होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये एक प्लेटफॉर्म देगा कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। It gave a kick to me from inside. But when I discussed this with my parents, my family, तो especially my father, there were lot of apprehensions which came into their mind कि पहली तो बात कि एक शिफ्ट, क्योंकि मैं ये था कि प्राइवेट सेक्टर में करियर सोचा था उस टाइम तक, और फिर एक शिफ्ट है, प्लस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आज भी इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट बोला जाता है। 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं, और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में होता है, और सिलेक्शन के बाद में कौन सा सर्विस मिलेगा, कौन से सर्विस के बाद में कौन सा कार्डर होगा, फिर आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, एंड बीइंग अ फीमेल कि मैं अपना फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करूँगी, ये सब चीज़ें डिस्कशन चलता रहा। वो लोग नहीं मान रहे थे। बट फिर 6-8 महीने जब ये डिस्कशन हुआ, देन माई फादर सेड ओके, वी विल सपोर्ट यू इफ़ यू वांट टू डू। आपका अगर ड्रीम है, अगर आपको लगता है कि आपको होना चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए। लेकिन उन्होंने एक और बात मुझे सजेस्ट की कि एक प्लान बी ज़रूर रखो। तो प्लान बी से उनका मतलब ये था कि अगर सपोज सिविल सर्विसेज में नहीं होता, डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स एंड एनर्जी, तो आप क्या करोगे। और विशेष रूप से वो हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि मेल्स को, विमेन को, गर्ल्स को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है हमारे समाज में। इंडिया में आज ही पेट्रियार्कल डोमिनेटेड माइंडसेट सोसाइटी है। तो मैंने अपने फादर की बात को माना, पापा की एडवाइस को माना, जो कि बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस थी। तो मैंने अपना पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2003 में। 2004 में मेरा CS कंप्लीट हुआ, जून 2004 में, और उसके बाद मैंने LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने एडमिशन लिया। मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया, आई टुक एडमिशन एंड इट वाज अ रेगुलर कोर्स। और उसी साल में मैंने अपना जॉब शुरू किया एज कंपनी सेक्रेटरी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, एंड इन द सेम ईयर आई स्टार्टेड माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। सो बेसिकली 2004 से 2007 तक ये तीनों चीज़ें पैरेलल थी मेरी लाइफ में। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, उसको क्लियर करना, पार्ट टाइम जॉब भी मेरा चल रहा था, और साथ ही साथ में लॉ की भी क्लासेस मुझे अटेंड करनी होती थी, विच वॉज अ रेगुलर कोर्स। तो बहुत स्ट्रगल था, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2006 में दिया, 2006 में दिया, उसमें मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आया, सो मैं थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंची। तो आई वॉज डेफिनेटली वेरी मच डीमोटिवेटेड, समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं।
आगे कैसे बढ़ूँ। लेकिन फिर जब थोड़े दिन का ब्रेक लेके व्हेन आई रिकलेक्टेड माई ओल्ड एनर्जी, देन आई गेव अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि अब जो मैं अटैम्प्ट दूंगी ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, और साथ ही साथ में मेरे को अपने ऊपर कोई फ्यूचर में ग्रज नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। सो वट एवर एनर्जी एफर्ट्स आई कुड गिव, आई गेव इन टू दैट अटैम्प्ट, एंड 2007 में मैंने लिखा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, मेरे फादर स्पेशली मदर दोनों ने ही इतना सपोर्ट दिया। मैं रात को पढ़ती थी तो पापा रात रात तक भी जागे रहते थे जस्ट देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चाय बनाना, दूध देना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। फैमिली में सोशल जो गैदरिंग्स होती हैं वहाँ हम नहीं जाते थे, तो लोग उनको ताने भी देते थे कि ये अपनी बेटियों, मेरी एक एल्डर सिस्टर है और छोटा ब्रदर है, तो वो ये भी बोलते थे कि पता नहीं अपनी बेटियों को क्या करना बनाना चाहते हैं। मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मेरे फादर यही बोलते थे कि बेटियों को एजुकेशन का अधिकार है और हमें एज पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद उनकी किस्मत है और उनके एफ़र्ट्स हैं कि वो आगे कहाँ तक जाएंगे। तो उनका जो ये जज्बा था हमें सपोर्ट करने का, उससे हमें भी इतना सपोर्ट मिलता था, इतना इमोशनली हमें इतना स्ट्रॉन्ग करता था। तो वी हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू गिव आवर बेस्ट। मई 2008 में हमारा रिज़ल्ट आया और मेरा ऑल इंडिया रैंक 13th आया अपने बैच में। वो दिन आज भी मुझे याद है, बहुत ही नॉस्टैल्जिया है उस दिन को लेके। उसके बाद मैं अपना ट्रेनिंग के लिए गई मसूरी एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। दिसंबर 2008 में हमारे कार्डर्स एलोकेट हुए और मुझे मणिपुर त्रिपुरा कैडर अलॉट किया गया, और उसमें फिर मेरे को त्रिपुरा स्टेट अलॉट किया गया एज माई कार्डर फॉर माई पोस्टिंग। मैंने वहाँ पे त्रिपुरा ज्वाइन किया जून 2009 में, और वहाँ जून 2009 से लेके 2016 तक मैंने त्रिपुरा में काम किया। एक बहुत ही छोटा ब्यूटीफुल राज्य है जहाँ पे बंगाली एंड ट्राइबल पॉपुलेशन दोनों बहुत अच्छे से मेल जोल में रहते हैं। बहुत कुछ सीखा। पहले मुझे बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी, मैं कैसे जाऊँगी, कैसे काम करूँगी, कैसे रहूँगी। मेरे लिए लबासना ही फ़र्स्ट हॉस्टल था मसूरी में जाना, और अब इतनी दूर जाके काम करना, बहुत अप्रीहेंशंस थी। बट बाय गॉड्स ग्रेस, सपोर्ट ऑफ पीपल, सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, मैंने वहाँ काम किया। और 2016 में फिर मैं हरियाणा में आई। हरियाणा में मैंने 4 साल इंटर कार्डर डेप्यूटेशन में काम किया। यहाँ भी मेरा फील्ड में पोस्टिंग्स रहा, और उसके बाद मैं त्रिपुरा मैंने जॉइन बैक किया, और अब मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर इन त्रिपुरा हाउस इन दिल्ली। तो लगभग 14 साल की ये मेरी नौकरी का अब सफ़र हो चुका है, और उससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल देखा है। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ती आई हूँ, और लोगों का सपोर्ट मिलता आया है, परिवार का सपोर्ट मिलता आया है, इसीलिए शायद मैं ये सब कर पा रही हूँ। मैडम देखो, मैंने आपका ट्विटर में जो आपका बायो है मैं पढ़ा, मैं उसमें अच्छा। आपने लिखा होता है CS LLB IAS। तो मैं ये सोच रहा था यार कैसे एक व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है, बिकॉज़ यू डिड योर कॉमर्स आल्सो फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस। यस एशिया में टॉप रैंकिंग में रहता है। एडमिशन इनटू श्रीराम कॉलेज इज लाइक अ ड्रीम। इनफैक्ट मैं अपने स्कूल से DAV पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि एनक्लेव पीतमपुरा से मेरी एजुकेशन हुई 6th से 12th। तो मैं अपने स्कूल में पहली स्टूडेंट बनी जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जिसका एडमिशन हुआ इतने सालों में। तो अभी तो कट ऑफ तो बहुत जी उस टाइम में 90% कट ऑफ था मेरे समय में। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 2000 में, तो 90 एग्जैक्ट मेरे मार्क्स थे। 90.1 मार्क्स थे। तो बाय गॉड्स ग्रेस एंड सपोर्ट ऑफ माय टीचर्स। So it's not well when you look back in retrospect कि आपने CS किया, LLB किया, and you came from a family of intellectual minds, ठीक है, and so and you were always doing well in your life academically as a CA, and then you got a jolt when you did not qualify for IAS in the first attempt. That could have really shaken, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का हो सकता था, बिकॉज इतना अच्छा पढ़ने में था, आप सारे छोड़ के आई थी। हाँ। और आपको एक धक्का मिला जो आपने शायद एंटिसिपेट नहीं किया होगा, एंड देन द वे यू फाउट बैक, दैट रियली इज फेनोमेनल, दैट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रिट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है वो। जी क्योंकि मेरे बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे थी। मेरा प्रोफेशनल करियर को मैंने बैक फुट पे रखा हुआ था, प्लस बीइंग अ फीमेल एक मैरिजेबल एज भी होती है, प्लस हमारी
जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस एरिया में, हरियाणा में, आज भी एक्चुअली आई शुड नॉट क्रिटिसाइज बट एक पेट्रियार्कल डोमिनेंट माइंडसेट है सोसाइटी में। तो उनको लगता है कि लड़कियों की अगर ग्रेजुएशन हो गई तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, इतना क्यों बिठा के उनको टाइम देना है, पढ़ाना है। अगर करना है तो वो एजुकेशन अपनी मैरिज के बाद करेंगे, प्रोवाइडेड देयर इन लॉज एंड दी हस्बैंड सपोर्ट्स। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत स्टेक पे थी कि मुझे उन सब सिचुएशन से बाहर निकलना था और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं अगर ये एग्ज़ाम मैंने अपनी मर्ज़ी से इसमें मैंने ट्राई करने के लिए सोचा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट आई वाज द वन हु वाज फाइटिंग कि मुझे देना है। तो मेरे को खुद की भी एक जिम्मेवारी थी, मेरी जवाबदेही अपने ऊपर थी, मेरे खुद के साथ थी कि मैंने इतना बोला कि मुझे करना है और फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो दैट वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट फेज, बट देन आई थिंक दिस इज़ हाउ वन लर्न्स। 100%. मतलब यू फेस चैलेंजेस एंड देन यू बिकम मैच्योर एंड यू अंडरस्टैंड द वे लाइफ मूव्स। उसके बाद आपको मतलब इन द रियल सेंस ग्रास रूट लेवल में जाके एक बहुत ही रिमोट जगह त्रिपुरा, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है त्रिपुरा किधर है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, एंड इट्स लाइक आइसोलेटेड प्लेस फार अवे फ्रॉम द जिंगबैंग एंड द हाइप एंड द उपला। सो वो इतना ग्रास रूट लेवल में जाके आपने सही मायने में जो आईएएस का एक मतलब एक छवि होता है ना, दैट दे आर सपोज्ड टू वर्क एट ग्रास रूट लेवल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, you did that. So how was that experience of working in the Tripura? पहले तो मैं जो व्यूअर्स ये एपिसोड देखेंगे उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको नहीं पता है त्रिपुरा कहाँ है तो प्लीज़ सी इन आवर मैप। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और त्रिपुरा के 3 साइड में बांग्लादेश बॉर्डर है। और इसमें हमारी लैंड जो इंडिया की जो हैं 2 स्टेट से टच होता है, असम एंड मिज़ोरम, ऑन द नॉर्थर्न साइड ऑफ त्रिपुरा। सो जब मेरा कार्डर अलॉट हुआ तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस केम इनटू माय माइंड, क्योंकि मेरे लिए मसूरी लबासना ही पहला हॉस्टल था। जैसे मैंने बताया, मैं कभी फैमिली से दूर नहीं रही थी, घर में रह के ही मैंने पढ़ाई किया। तो वहाँ जाके जब मैं गई तो इनिशियली कुछ डेज़ लगे मुझे सेटल होने में, बट धीरे धीरे जैसे पोस्टिंग होती गई तो वहाँ जो लोगों का सपोर्ट है, वहाँ जो टीम का सपोर्ट है, जो आपके साथ ऑफिसर्स काम करते हैं, तो बहुत चीज़ें स्मूथ होती गई। इवन दो डिफ़िकल्टीज़ थी, बिकॉज आई हैड टू लर्न न्यू लैंग्वेज। बंगाली वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, आम भाषा उनकी ट्राइबल्स के भी डायलेक्ट हैं। कोकबोरक है एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज जो ट्राइबल्स बोलते हैं, तो मैं कोकबोरक तो नहीं सीख पाई थी, बट थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आता था क्योंकि वी वर इंटरेक्टिंग। एंड बंगाली तो फिर मैंने लिखना, पढ़ना, बोलना, आई यूज़ टू स्पीक इन बंगाली ओनली देयर। हमारा जो स्पीचेस था, क्योंकि हमें एज ऑफिसर हमारा कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक से, और हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हम उनकी लैंग्वेज में ना बात करें, कम्युनिकेशन ना हो। तो बहुत रिमोट एरिया, जैसे मैं जब फर्स्ट मेरी पोस्टिंग इंडिपेंडेंट थी, एसडीएम अम्बासा थी मैं धलाई डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एक ट्राइबल डोमिनेटेड एक था सब डिवीज़न। तो उसमें कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं पारा, हैबिटेशंस को पारा बोलते हैं। तो वहाँ पे उन पाराज में 7 पारा ऐसे थे जिसमें प्योरली ट्राइबल पॉपुलेशन था, लेकिन उनमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। तो लगभग 10-12 किलोमीटर आपको ऑन फुट जाना पड़ेगा, तब आप उन लोगों तक पहुँच पाओगे। इवन दो गवर्नमेंट की स्कीम्स वर ऑन गोइंग फॉर रिहेबिलिटेटिंग टू द मेन लैंड, बट सम ऑफ देम वर नॉट इंटरेस्टेड टू एलिनिएट, मतलब वो अपना जगह को छोड़ के यहाँ पे आए। उनको वो जगह रिटेन करने का तो राइट देते ही है गवर्नमेंट, बट टू सेटल इन द मेन पेरिफेरी। तो फिर वहाँ पे जब हमने टूरिंग स्टार्ट किया, मेरा कोशिश ये रहता था कि मेरे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स हों मैं रिमोट एरियाज़ में ही लगाऊँ, और मंथली हमारा 3 या 4 कैंप्स रहता था सब डिवीज़न में। तो वहाँ पे जब जाना शुरू किया तो देखा कि स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इन सब को जो सुचारू रूप से चलना चाहिए वैसे नहीं चल पा रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि जो स्टाफ वहाँ पोस्टेड होता था उनको रहने के लिए वहाँ नहीं था फैसिलिटी, और उनके लिए डेली, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी जगह से उनको डेली अप डाउन करना है तो उनके लिए साधन नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो फिर हमने वहाँ पे जो लोकल बीएसएफ, क्योंकि त्रिपुरा में बीएसएफ का बहुत प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, तो
वहाँ पे जो बीएसएफ के इंचार्ज थे, कमांडेंट थे, उनसे बात करके हमने रिक्वेस्ट किया, तो उनका जो कैंप्स होते हैं, उनके आउटपोस्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमने आंगनवाड़ी सेंटर में वर्कर्स जो हैं, स्कूल टीचर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो वर्कर्स हैं, उनको रहने का हमने अरेंजमेंट किया। दे हेल्प्ड अस अ लॉट। तो उससे क्या हुआ कि हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट वो वहाँ पे कर्मचारी अवेलेबल हुए, और फिर वो 1-2 दिन अपना छुट्टी लेते थे घर जाके, एंड देन दे वर रिटर्निंग। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, और फिर ये एक सस्टेनेबल काइंड ऑफ इनिशिएटिव ऐसे हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने सब डिवीज़न में ही फर्स्ट ऑल वुमेन पोलिंग बूथ हमने बनाया वे बैक इन 2010 अम्बासा सब डिवीज़न में, और उसके बाद वो स्टेट में रेप्लिकेट होना शुरू हुआ। और बहुत मेरी पोस्टिंग वहाँ पे अम्बासा में एसडीएम रही, फिर मैं एडीएम थी, ओएसडी थी, अगरतला काउंसिल में मैं सीईओ थी जो कि स्टेट कैपिटल है, तो अर्बन का भी मुझे एक्सपीरियंस मिला। फिर मैं गोमती डिस्ट्रिक्ट में एज डीएम एंड कलेक्टर मैंने काम किया। तो वहाँ भी मतलब मेरी हमेशा से कुछ एरियाज़ ऐसे रहते हैं जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जिनमें काम करूं, जैसे महिलाओं के लिए काम करना, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करना, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यूथ को इनकरेज करना, मोटिवेट करना। तो ये सब मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कर पाई, बट हाँ थोड़े एफर्ट्स जहाँ भी मेरा कार्यकाल रहा मैंने कोशिश ज़रूर की, और लोगों का सपोर्ट बहुत मिला जी। Because yeah, it's like a baptism by fire sort of posting, मतलब and also 7 साल थे आप, ऐसे नहीं 7 years plus, हाँ जी, plus, so it's a pretty long time. I'm 100% sure that you would have created a lot of impact, because actually grassroots level में जाके काम करना मतलब सोच के भी मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है। Yes, this is the beauty of civil services. तो यही सिविल सर्विसेज का एक कैरिश्मा है, एक जो इसकी स्ट्रेंथ है कि आप जहाँ पे भी पोस्टेड हैं, ज़मीनी स्तर पे लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है, फीडबैक लेके आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, और साथ ही साथ में जिस इंटेंट के साथ वो पॉलिसी या प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया गया है, वो स्कीम है, वो सुचारू रूप से वहाँ पे लागू हो। सो पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीज़न पार्टिसिपेशन, जो हम बोलते हैं सिटीज़न टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, ये एक कनेक्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। So, मतलब माय क्वेश्चन इज दैट एक क्वालिटीज आपके अंदर पहले से था, मतलब टू गेट कलेक्टिव पार्टिसिपेशन पीपल, और यू लर्न ऑन द जॉब? नहीं, पहले से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये तो हमारा तो मैंने बताया कि बहुत ही कंजर्वेटिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई। और मैं फ्रैंकली बताऊँ तो मैं स्टूडियस ज़रूर रही अपनी स्टूडेंट लाइफ में, इवन कॉलेज में, बट आई वॉज नॉट दैट वोकल। मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट कभी नहीं की, कभी ज़बरदस्ती अगर करना पड़ा तो करी, लेकिन आई वॉज मोर ऑफ अ पर्सन हु वॉज मोर इनटू रीडिंग एंड राइटिंग देन बीइंग वोकल। तो मेरे अंदर वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आई वॉज नॉट वेरी मच हैबिचुएटेड टू बी ऑन द स्टेज, पब्लिक स्पीचेस देना बिल्कुल मुझे नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैंने वहीं जाके सीखा, लैंग्वेज सीखी, और आप इम्प्रोवाइज़ करते हो, जितना आप करोगे उतना ही आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन माई फील्ड, इन माई एंटायर करियर, इवन टुडे आई एम लर्निंग, आई फील। तो मेरे को लगता है मैम आपको बुक जरूर पब्लिश करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत फैसिनेटिंग और बहुत ही इंसाइटफुल है। आई प्लान टू राइट अ बुक, बट फ्रैंकली अभी समय नहीं मिल पाता है। अभी तो घर में बच्चे भी हैं, आई हैव 2 kids, पेरेंट्स, फैमिली, प्लस ऑफिस का काम अपने आप में बहुत एंगेजिंग रहता है। एक्सपीरियंस है, इट इज गोइंग टू बी एड लॉट ऑफ वैल्यू एंड मीनिंग टू सो मेनी पीपल, बिकॉज़ पीपल डोंट नो अबाउट एक्चुअल ग्रासरूट प्रॉब्लम। राइट। तो मैं कुछ ब्लॉग लिखती हूँ कभी आई राइट सम ब्लॉग्स जब भी मुझे कुछ टाइम लगता है, बट वो भी बहुत अभी कम हो गया है, पहले ज़्यादा लिखती थी। तो मैम देखो, ये विमेन at the leadership position of women in bureaucracy at your level is now just meager 3 to 5% है. Okay, so what should we do, because we definitely need more women at the leadership level. तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हम अपने समाज की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो इंडिया में जैसे कि हमने देखा कि विमेन इन लीडरशिप रोल्स तो रही हैं, बट उनका परसेंटेज बहुत कम रहा है। एक पेट्रियार्की है जो कि
कई दशकों से, कई जनरेशन से इनफैक्ट हम देखते आए हैं. नाउ देर इज़ लॉट ऑफ चेंज इन पॉजिटिव सेंस. देर हैज़ बीन रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन इलेक्शंस, सो जिसकी वजह से जो है वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है. तो इफ़ वी हैव मोर वीमेन इन लीडरशिप रोल्स, डेफिनेटली इट विल लीड टू वी ऑल हैविंग मोर women centric policy legislations. हमारे जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पे सेंसिटाइजेशन बढ़ेगा. तो अगर हम बात करें कि इसको कैसे बढ़ाएं, तो एक बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है हमें समझना कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के दिन में एक मेल चाइल्ड के लिए, एक मेल स्टूडेंट के लिए, क्या वो सेम है एक फीमेल स्टूडेंट के लिए. एंड स्पेशली फॉर एजुकेशन आफ्टर क्लास 9-10, 10वीं के बाद जो गांव में बच्ची पढ़ रही है, क्या उसके पास में एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी है. अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो करे. तो पहली बात तो वी नीड टू हैव मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन्वेस्टमेंट. एंड इसमें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे तो ही होगा. वी आर सीइंग नाउ ऑल अक्रॉस इंडिया हाउ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs आर पार्टिसिपेटिंग. Many good schools are being run by NGOs in rural part of the country. Educational institutions for higher education, colleges हैं, ITIs हैं, training institutes हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग को हमें बढ़ावा देना है ताकि एक फीमेल, एक महिला आत्मनिर्भर बने. और वो आत्मनिर्भर तभी बन सकती है जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली. Only when she is financially economically independent she would be actually आत्मनिर्भर. तो उसके लिए हमें उनका एजुकेशन, ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और साथ ही साथ में विमेन की भी, फीमेल्स की भी ये जिम्मेवारी है कि उनकी जो लाइफ में उनको जो करना है उसको वो आइडेंटिफाई करें और उनको आगे आए. मैनी विमेन थिंक कि हमको ये करना है बट दे हेजिटेट. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, ऑल विमेन, फीमेल व्यूअर्स इज़ दैट कि whatever you want to do in life, firstly it should be clear कि आपको क्या करना है. सेकेंडली आपको क्यों करना है, क्यों करना है. मुझे IAS ऑफिसर क्यों बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, आपको डॉक्टर क्यों बनना है. एंड देन हाउ विल यू डू, आप उसको कैसे करोगे. आपको वहाँ पहुँचना है तो उसका रोड मैप क्या होगा. और जब आपको ये क्लियर है तब आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग. एंड सक्सेस ये ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में मिले, बट इट शुड नॉट डिटर यू. सो इफ़ यू टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, तो आप देखेंगे कि IAS ऑफिसर्स इज़ हार्डली 10-11%. रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस सर्विस इज़ इवन लेसर, नॉट बियॉन्ड 5-6%. और जो बाकी सर्विसेज हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेलवे अकाउंट्स, ऑडिट अकाउंट्स, तो उसमें भी 15-16% मैक्सिमम. तो ऑन एन एवरेज इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 7-8% in totality. So we need more women in leadership, we need more women in bureaucracy, in politics, more women in all spheres. Yeah. So ma'am, so of course you are now without any doubt you are the torch bearer, or you can say the epitome of role model. मतलब लोग आपको देखते हैं and they want to, जैसे मैंने कल उषा किरण फाउंडेशन में जाके बोला कि सोनल मैम से मिलने जा रहा हूँ, IAS है, तो बहुत सारे बच्चे बोला हमको मिलना, हमको मिलना. Okay. 4-5 लोग आपसे मिल भी लिए. तो the children are excited because Right. it is like it's a dream for most people. And उसके Thank you. बावजूद भी you are sharing your nuggets of wisdom on social media. आप social media में काफ़ी एक्टिव है, और जो भी आपने 14 years के एक्सपीरियंस प्लस आपका जो एक्सपर्टाइज है उसको आप शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज नाउ it unites people. Yes, there are no boundaries in the digital platform. Right. So मेरा कल शाम को केरला की एक अकेडमी है, तो वहाँ पे बच्चे उन्होंने बुलाए हुए थे 5th से 12th. सो आई वॉज सो हैप्पी टू बी देयर, लाइक कि क्लास 5th से क्लास 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि केरला, जो शायद मेरे लिए कभी संभव ही नहीं हो पाएगा कि ऑफिशियल मैं छुट्टी लेके मैं टाइम निकाल के जाऊँ. तो मेरा जो भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, जो भी मेरा कोशिश यही रहता है कि स्पेशली हमारी जो यूथ हैं, बिकॉज इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द लीडर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इट्स यूथ. वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है
जो पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हमें रीप करना है, उस पोटेंशियल को। तो ये हमारे यूथ के शोल्डर्स पे जिम्मेवारी है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे से अच्छा करें। सो आई ओनली ट्राई टू यूज़ माई social media platforms for inspiring, for sharing my insights, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक, वो क्या कर सकते हैं। और मुझे यही लगता है कि अगर 100 या 150 बच्चे भी एक सेशन में हैं और अगर किसी एक को भी उससे कोई बेनिफिट हुआ तो मेरा वो 1 घंटा स्पेयर करना वर्थ इट है। बिकॉज मैंने भी एक मैगज़ीन में पढ़ा, किसी का इंटरव्यू पढ़ा, मैंने उसके बारे में सर्च करा, फिर 2-3 लोगों से बात किया जो उस फील्ड में थे, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इसमें आना है। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट सोशल मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ ऑल्सो अ डबल एस वर्ड। अभी हम देख रहे हैं हीट कैंपेन्स और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी फ्लोट करते हैं। तो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट द व्यूअर्स हियर कि प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व इन टू एनी सच काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स विच आर डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी। हम सब समाज के कोहिशन के लिए काम करें, उसका जो एक सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम ना काम करें। और एक और बात, जो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, तो जो प्लेटफॉर्म्स से आपको मदद मिलती है आप वही फॉलो कीजिए। डू नॉट जस्ट यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट टू रीड, व्हाट टू वॉच, कहाँ पे क्या अच्छा है वो आप आइडेंटिफाई करके उन्हीं पे टाइम लगाइए। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस, नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज, एनी प्रोफेशन। आप भी एग्री करेंगे 100%। कि ये तो 24 घंटे ही सबके पास हैं। उस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, दैट डिटर्मिन्स योर सक्सेस एक्चुअली। सी इन इंडिया में मैडम रोल मॉडल्स का बहुत कमी है। राइट। पीपल जस्ट फॉलो रोल मॉडल्स। मुझे सचिन बनना है, मुझे विश्वनाथन आनंद बनना है, मुझे पीवी सिंधु बनना है, तो आईएएस में मुझे सोनल गोल बनना है, बिकॉज़ रोल मॉडल्स आर फार एंड फ्यू। आई एम नॉट ऑफ दैट कैटेगरी, बट येस कि इंडिया में एज यू राइटली सेड कि रोल मॉडल्स कम हैं और हर कोई बनना चाहता है, बट कैसे बने, क्या करें, इसका अभाव है। डायरेक्शन, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड कोचिंग एंड ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम आर कमर्शियल। 100%। And whatever me and people like me, officers like, there are other officers also who are guiding aspirants, who are otherwise taking motivational sessions. तो मैंने आज तक I have not taken a single money from any organization. Whatever I do, it is purely on a philanthropic basis, and the happiness which I derive, the contentment, the satisfaction which I derive, I think that is most important. Yeah. So it's very rare that people give back to society in the manner in which you are doing. I mean, you can easily create an IP around the content you are sharing, but you are sharing it with people. That's a great everything thing. is in free public domain. Yeah. So that's great, and I'm sure it is going to benefit so many aspirants who want to make it big, not just in IAS but also in the realm of life. Yes. Successful and Definitely. balancing. Plus, your personal transformation has also been very inspiring. The way you managed to to work on your personal transformation, that also is very inspiring. And most of your your statements on fitness, both physical and mental, is so true in today's time, because lot of people have become passive. Movement is limited and depression is real especially now. young generation So में भी. what is your advice for youngsters? I think आप अगर healthy नहीं हो, and it is both physical and mental, if you are not healthy, if you are not happy, you won't be able to give output to whatever you are doing. बीमार रहोगे, दवाई लेनी पड़ेगी. तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, मेरा एक्चुअली अ फीमेल्स बॉडी अंडरगोज मेनी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस due to pregnancy and then after birth of a child. So I gained lot of weight after my first pregnancy, and frankly मैं उस टाइम में त्रिपुरा में थी, मेरी बेटी का बर्थ यहाँ, थोड़ा टाइम के लिए मैं यहाँ आई थी दिल्ली में, उसके बाद then I had joined back to the cadre. तो वेट बढ़ गया and I did not try to reduce, मतलब I accepted कि एक्चुअली क्या है ना कि एक समाज में भी ये बोलते हैं ना, नहीं बच्चे होने के बाद तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वो एक एक्सेप्टेड सा है. विमेन डोंट, आई मीन नाउ देर इज़ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेड थिंग फॉर मी. 2009 में मेरी बेटी का जन्म हुआ था.
सॉरी 2013 में. तो it was kind of an accepted thing. I was doing my normal walks and all, but I was not able to reduce. But then मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि मेरी शायद प्रोडक्टिविटी बेटर हो सकती है. तो it was like in 2018 I thought to myself कि मुझे अभी थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि once you cross 35 मिड एज है and then 40, तो यू स्टार्ट डेवलपिंग एलिमेंट्स, इश्यूज़ होने लग जाते हैं आपको. तो मुझे वही लगा कि मुझे रोज़ के बेसिस पे अगर मेडिसिन खानी पड़ेगी तो दैट विल बी वेरी बैड, एंड इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग है. तो फिर देन आई रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 15-16 kgs इन फ्यू मंथ्स. घर पे ही आई वॉज DC झज्जर एट दैट टाइम, एंड देन आई फेल्ट द चेंज एक्चुअली कि आप फिज़िकली एक्टिव होते हो, आप मेंटली खुश महसूस करते हो. इफ़ यू डिवोट एटलीस्ट 45 minutes also from your routine in the morning or evening, whatever suits you, you actually feel energized. आपको अच्छा लगता है कि you have done justification to your entire routine. And then again I was blessed with my second child, again weight gain. उसके बाद फिर मैंने reduce किया. अभी थोड़ा फिर बीच में बढ़ गया. लास्ट ईयर unfortunately I had both COVID and dengue in last year, and in dengue I was hospitalized also. So मेरा थोड़ा weight gain हो गया. But the prime thing is that awareness is there कि आपको कि आपको करना है. तो यंगर जनरेशन को मैं यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, विशेष रूप से महिलाओं को. और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एरोबिक, जुम्बा, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है और जिससे आपको फील होता है गुड वाइब्स, सो द गुड वाइब्स शुड कम टू यू, वो आप अडॉप्ट कीजिए एज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. ऐसे नहीं कि हफ्ते में 2 दिन किया, उससे नहीं होगा. अगर डेली नहीं है तो एटलीस्ट 5 days a week. So you should have some kind of a routine. Sonal ma'am, you're ticking all the right boxes. Professionally, you're accomplished, and you're on the journey or in the quest. Not accomplished, I think. Not accomplished, but yes, to an extent. Yeah, on the quest for larger, bigger things in life. Your physical transformation story, of course, is very inspiring. You're sharing your nuggets of wisdom to people and trying to build an inclusive society. But your job is from the outside it looks very glamorous. You will have a car driver and on the power of the district collector and things like that. But I'm sure it has got its own share of trials, tribulation, volatile situation, pressure. How do you deal with it? How do you handle that? आई थिंक प्रेशर, चैलेंजेस हर प्रोफाइल में है. आपके प्रोफाइल में भी आई एम श्योर डेफिनेटली होंगे. तो सिविल सर्विसेज का एक तो जो प्रॉन्स है वो ये डेफिनेटली है कि एक कैरिश्मा है इस सर्विस के अराउंड हमारी सोसाइटी में. पीपल गिव रिस्पेक्ट एंड देन इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने शुरुआत में भी बात कही, कि आप लोगों तक जाके आप उनके लिए काम कर सकते हैं एट अ वेरी यंग एज. आई मीन अगर मैं किसी, जैसे मेरा प्लान भी क्या था, मेरा प्लान भी ये था कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो बाय दैट टाइम आई वुड हैव लाइक कंप्लीटेड माई LLB एंड देन आई वुड हैव जॉइंड अ कॉर्पोरेट सेक्टर एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. और फिर मेरा प्लान था कि मैं अपना कोई एक NGO स्टार्ट करती, जिससे मेरा जो रुझान था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है वो मैं अपना फुलफ़िल कर पाऊँ मोटो. तो वो जो चैलेंजेस की बात हम बोलते हैं वो सिविल सर्विसेज में तो डेफिनेटली हैं ही. एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हर लेवल पे रहती है, हर प्रोफाइल में रहेगी. साथ ही साथ में यू गेट ट्रांसफर्ड विदाउट योर नॉलेज. तो मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे ऑफिसर का जनरली कंट्रोल नहीं रहता है एंड उसकी वजह से फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है. मेरी डॉटर का आज तक हर साल स्कूल चेंज होता आया है. शी इज़ इन क्लास 5. एवरी ईयर फ्रॉम हर प्री नर्सरी विच वॉज इन गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा किड्जी स्कूल से लेके अभी तक का जो स्कूल है दिल्ली का, एवरी ईयर हर स्कूल चेंजेस. सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. एंड एक जो पैराफर्नीलिया जो और अब डायनेमिक हो गया है, जिसमें जुडिशरी है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशन, तो ये सब जो एक फैब्रिक जो चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें सिविल सर्वेंट्स के लिए काम करना और डिफ़िकल्ट है. सो आई थिंक इट इज़ द एक्ट ऑफ बैलेंस विच मैटर्स एंड यू लर्न इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने भी बहुत गलतियाँ करी शुरुआत में एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू रिफ्लेक्ट,
तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इस काम को ऐसे करते तो बेटर होता, या ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट एंड यू लर्न ऑन जॉब एंड देर आर नो सेट रूल्स। आई मीन सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप एंटिसिपेट भी नहीं करोगे, कोई कम्युनल सिचुएशन हो गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, एंड आप कई बार ऐसे होता है कि आप हायर अप से भी एडवाइस लेने का आपके पास टाइम नहीं है। सो वॉट हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी इज़ दैट वॉट एवर डिसीजन आई एम टेकिंग, आई शुड हैव दैट एम्पैथी कि ये जो डिसीजन जिसको भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं उसकी जगह पे हूँ, मैं उस पोजीशन में, उनकी पोजीशन में हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती कि मेरे एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेरे एरिया के जो ऑफिसर हैं, वो कैसे डिसीजन लें। एंड आई शुड बी मॉरली अपराइट एंड आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ फॉर माई कंडक्ट। कल को कोई भी सवाल जवाब होता है तो मुझे ये पता होना चाहिए अपने सबकॉन्शियस में कि येस आई टुक दिस डिसीजन, दैट इज़ द रीज़न आई टुक दिस डिसीजन एंड आई वॉज राइट बिकॉज ऑफ दिस। I may not be needing to prove it to anybody else, but you should be upright in your own subconscious. तो I think यही चीज़ है कि जो मुझे आज तक कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो वो गाइड करती आई है। So as a thought leader and as a change maker, आपको क्या मैसेज है जो हमारे नौजवान, आपने जैसे बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड, 35% of Indians are below 70% of Indians are below 35 years of age. So कैसे हमको एनकैश करना है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड? तो यूथ की पावर को स्वामी विवेकानंदा जी ने भी कितना उन्होंने अपना स्ट्रेंथ युवा शक्ति के बारे में बोला उन्होंने, और ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री इज़ इन द यूथ इज़ द पावर। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिनकी टीचिंग्स रीडिंग्स ने मुझे राइटिंग्स ने इंस्पायर किया, उनसे मुझे एक बार मिलने का मौका मिला था जब वो हमारे कॉलेज आए थे वे बैक इन 2002 आई थिंक। तो उनसे एक बार मुलाकात ऐसे नहीं हुई, एज अ स्टूडेंट ही हुई, मतलब हम लोग उनका एक सेशन अटेंड किए। तो उन्होंने भी हमेशा यूथ पावर की एनर्जी को कैसे मोबिलाइज़ करें, कैसे उसको एम्पावर करें, इनकरेज करें। तो यूथ के लिए ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप सब लोग, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट इज़ द बर्निंग पर्पस एंड एम बिहाइंड योर लाइफ, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, इट शुड बी क्लियर एंड देन हाउ यू विल डू एंड व्हाई यू विल डू। तो क्या चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, दिस शुड बी क्लियर। एंड देन आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट 4 P's इन माई लाइफ। तो मैंने जब सिलेक्शन हुआ उस टाइम में भी मैंने मेरे मैगज़ीन के इंटरव्यू में वो आज भी लिखा होगा। 4 P's आर पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। पैशन क्यों? क्योंकि जुनून होना चाहिए आपको उस चीज़ को पाने के लिए, और पेशेंस इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट टाइम में हो सकता है आपको ना मिले। परसिवरेंस इसलिए ज़रूरी है, कंटिन्यूस एफर्ट्स आपको करते रहना है विद अ पॉजिटिव आउटलुक, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और एक लास्ट मेरी सजेशन, रिक्वेस्ट इनफैक्ट आई वुड से, कि वट एवर करियर प्रोफेशन यू चूज़, ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। हम सब इंडियंस हैं, हम इंडिया को प्राउड कैसे करें हम ये सोचें, और देश की उन्नति प्रगति में हम अपना योगदान दें। और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी मदद से बहुत उनके जीवन में खुशी आ सकती है। तो जो हम बात सुनते हैं ना कि खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए करे। तो दूसरों के लिए करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो अचीवमेंट, एक फीलिंग आती है, आई थिंक दैट इज़ अनपैरेलल। सो दिस इज़ माई मैसेज टू द यूथ, एंड stay positive, stay optimistic, stay determined, and nothing in this world can stop you from achieving what you can do. And मुझे अभी आपसे बात करते करते शिव मंगल सुमन जी की एक कविता का एक प्रोज़ छोटा सा मुझे याद आ रहा है, जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मेरे कर्तव्य पथ पर चलते हुए मुझे जो भी मिला, ये भी सही और वो भी सही। तो ये जो लाइंस हैं, ये मुझे हमेशा मेरी लाइफ को गाइड करती हैं कि कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो भी मिलता आया है, ये भी सही वो भी सही। तो बेसिकली क्रिटिसिजम्स एंड अप्रिसिएशंस बोथ विल कीप कमिंग। आप मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो कि मेरे बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, बट क्रिटिसिज्म भी उतना ही है। तो लेकिन यू शुड बी
अपराइट, यू शुड बी आंसरेबल टू योर ओन सेल्फ और अपना काम करते जाइए और अपना आगे बढ़ते जाइए लाइफ में. आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So, Sonal ma'am, on behalf of Safalta Talks and Safalta.com, we are extremely grateful and thankful for this wonderful conversation. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. बहुत आई ऑल्सो candid- इन्जॉयड. बहुत कैंडिड था, जी. बहुत नुआंस व्यू दिया आपने और you did not hesitate to even share the stark reality of whatever profession, whatever Yes. you're facing, the challenges जी. you're facing. This is, राइट. I am 100% sure that जो भी आपने जो टिप्स दिया, विजडम आपने शेयर किया, ये हमारे जितने भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा. और मैं आप लोग सबको बोल रहा हूँ कि आप इनमें से जो भी मैम ने बोले उसमें से अगर आप 5% भी अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में. तो सोनल जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देश के लिए अपना योगदान देते रहिए. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच.